कुछ लोग ऐसे हैं जो 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 लड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। तो राहुल गांधी 50 घंटे 55 घंटे ईडी के यहाँ बैठे रहे ना, 10 बाई 10 के कमरे में पूछताछ होती रही, और उसके बाद जब राहुल निकले तो और मुखर होकर निकले। भाजपा की पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है। आपका सांसद खड़ा होकर के ऐसी गाली का इस्तेमाल संसद के अंदर कर रहा है कि जो चौराहों पर भी देना आदमी गवारा नहीं करता, वो पार्लियामेंट में दे रहा है। नई संसद में शायद आप इसीलिए ले आए क्योंकि आप पुरानी संसद में गालियां नहीं दे पा रहे। मोहम्मद बिन सलमान को तो ऐसे बाहें फैला करके गले लगाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी सलमान को आपको मतलब देख के आप हिकारत से देखेंगे। साध्वी प्रज्ञा को सांसद बना करके पार्लियामेंट लाया जाता है सिर्फ मैसेज देने के लिए। ये कौन करता है? ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाजपा के वो नेता, वो मंत्री जो कभी भारतीय जनता पार्टी में जिनकी तूती बोला करती थी, आज स्थिति है कि वो माला के फ्रेम में आने से डर रहे हैं। मतलब हमने क्या जलवा देखा है राजनाथ सिंह जी का जी। लेकिन मैं तो एक दिन एक विजुअल देख रहा था, कितना सिंबोलिज्म है। आप सोचिए ना कि वो माला पहनाने के दौरान खुद आ गए माला में, फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, यहां तो बस एक ही चेहरा दिखना चाहिए, तो खुद ही पीछे हो गए। ये सम्मान नहीं है, ये डर। और 2024 में नारा कुछ भी लगाए प्रधानमंत्री जी, अंदर से बहुत घबराए हुए हैं। उन्हें पता है कि वो बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर हैं, मीलों, उनका आंतरिक सर्वे। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बहुत ही खास प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उन्हें किसी भी तरीके से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कई बार कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात करिएगा। मैंने क्या कहूँ, ये एक शायर हैं, पॉलिटिशियन हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, इनकी नज़्में हर जगह पर फेमस हैं, और आज इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करने वाले हैं। ये महाराष्ट्र से ही राज्यसभा के सांसद हैं, तो इसलिए बहुत ही खास मुलाकात भी रहने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका यहाँ पर। और शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आप सभी महाराष्ट्र और फिर मुंबई पहुंचे हैं। आप लोग मणिपुर से इस यात्रा की आपने शुरुआत की थी। किस तरह का अनुभव रहा, क्या बताना चाहेंगे? और मुंबई आते आते क्या देखा आपने? पिछली यात्रा और इस यात्रा में क्या फर्क नजर? देखिए, मैं दोनों यात्राओं का साक्षी रहा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी और मणिपुर से मुंबई तक भी। पहली यात्रा भारत को समझने की यात्रा थी और मेरे लिए भी वो बहुत शानदार अनुभव था। अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग भाषा, अलग अलग पॉलिटिकल स्टाइल के लोग, तो वो बहुत अलग था। और उस यात्रा में राहुल जी पैदल चल रहे थे, तो भारत की मिट्टी को और बेहतर तरीके से समझा हम सारे लोगों ने। इस बार की यात्रा, राहुल जी ने जो पिछली यात्रा में देखा था कि किस तरह से देश में अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ निकाली गई एक यात्रा थी। और इसीलिए हमने मणिपुर को चुना, वो मणिपुर जिसे सबसे ज्यादा मरहम की जरूरत है। और जब सबसे ज्यादा मरहम की जरूरत थी तो प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी जी यात्रा शुरू होने से पहले भी वहां गए, कैंपों में गए, मैतेई हो, कुकी हो, सारे अलग अलग समुदाय के लोगों से मिले, उन्हें सीने से लगाया और नफरत कम करने के लिए लोगों से अपील की। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो काम राहुल गांधी जी ने किया मणिपुर जाकर के। तो यात्रा के लिए वहां से स्टार्टिंग पॉइंट चुना गया और उसके बाद असम, बंगाल, सब इन राज्यों से होते हुए, बिहार होते हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए फाइनली यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश किया। और जिस तरह से आपको धारावी का वो विजुअल याद होगा कि लाखों लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए इकट्ठा हैं। कल की शिवाजी पार्क की रैली बहुत ऐतिहासिक रही, पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन एकजुट था। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी का जो एक पैगाम है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वो दरअसल जोड़ने का पैगाम है, भारत जोड़ो यात्रा। तो हमने ये महसूस किया कल समापन के वक्त कि सच में भारत जुड़ा हुआ था इंडिया गठबंधन के बैनर तले। बिल्कुल। इमरान जी, देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस बहुत समय तक सत्ता में रही। 2014 तक जितने भी मुख्यमंत्री थे वो अधिकांश कांग्रेस के ही थे। लेकिन 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो ये सबसे कठिन दौर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। महाराष्ट्र में एक सीट जीत कर आए थे। अब जब 2024 में आ रहे हैं, जब चुनाव के समय है, जब हम बात कर रहे हैं, तब तक चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। नरेंद्र मोदी वहाँ पर कहते हैं 400 पार। आप लोग क्या माहौल देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, और महाराष्ट्र में भी आपने क्या माहौल देखा? क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं, अशोक चौहान से लेकर मिलिंद देवरा से लेकर बाबा सिद्दीकी, जहाँ बांद्रा में हम बैठे हुए हैं, वो सभी कांग्रेस के नेता थे, वो अभी छोड़कर चले गए हैं। तो अब आप माहौल क्या देखते हो? क्या 2019 से अभी की माहौल
कांग्रेस की और विपक्ष की मजबूत है? देखिए 19 की परिस्थितियां सिर्फ कांग्रेस के लिए बुरी नहीं थी, पूरे देश के लिए बुरी परिस्थिति है। संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, नफरत बढ़ाने की लगातार कोशिशें हैं, राज्य प्रायोजित नफरत बढ़ाई जा रही है। ऐसे में 19 का परिणाम 24 के परिणाम से बहुत अलग, मतलब 24 का परिणाम बहुत अलग होगा। महाराष्ट्र की जहां से तक विशेष रूप से बात है, महाराष्ट्र में जिस तरह से चलती हुई सरकार को, महाविकास आघाड़ी की शानदार सरकार चल रही थी, इसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, कांग्रेस उसका घटक दल रही, लेकिन लोकतंत्र को जिस तरह लूटा गया महाराष्ट्र में, वो बहुत शर्मनाक था। एक चलती हुई सरकार को यहां नारे उछले, 50 खोके और क्या क्या जनता ने नारे लगाए, वो खरीद करके, तोड़ करके, डरा करके जिस तरह सरकार गिराई गई और एक नई सरकार का गठन हुआ, और उसमें देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति को समझौता कराया गया कि उनको, मतलब जो मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो सब कुछ जो था वो मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से शर्मनाक था। लेकिन मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र की जो भूमि है ना, ये वीर शिवाजी महाराज की भूमि है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, ये ज्योतिबा फुले की भूमि है, ये बड़ी जरखेज, जिसको उपजाऊ भूमि कहते हैं ना, आंदोलन की भूमि है। इसने अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन किया और ये जो नए अंग्रेज आए हैं इनके खिलाफ भी आंदोलन कर रही है कांग्रेस की शुरुआत यहीं से तो मुझे पूरा विश्वास है, आप देखिएगा कि महाराष्ट्र ने कभी भी दिल्ली की तानाशाही के सामने सर नहीं झुकाया। कुछ राज्य हैं इस देश में जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया और लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे। इस बार भी दिल्ली ने जिस तरह की तानाशाही यहां पर दिखाई और सरकार को लूटा, महाराष्ट्र के जनमत को अस्वीकार करके दिल्ली ने एक सरकार थोपी यहां पर, उसके खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और महाविकास आघाड़ी को लेकर के लोग एकजुट हैं। नेता तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता नहीं तोड़ पा रही है, इसीलिए बहुत परेशान है। इसीलिए पहले डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, जब उससे भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस के अशोक चौहान को तोड़ लेना, मिलिंद देवड़ा को, बाबा सिद्दीकी को। लेकिन इस सब के बावजूद आप जो करंट देख रहे हैं ना, कल राहुल गांधी का भाषण सुन रहे थे आप, तो जो जनता से रिएक्शन आ रहा था, तेजस्वी बोल रहे थे, जनता से रिएक्शन आ रहा था, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी बोल रहे थे, तो जनता से जो रिएक्शन आ रहा था वो बता रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो दो हाथ करने के लिए तैयार है। और महाविकास आघाड़ी का जो घटक दल है, यहाँ इंडिया अलायंस है, जो आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम बिल्कुल पिछले बार जैसा ही होगा, लेकिन इस बार आगे महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन रहेगा। परिणाम कुछ वैसा ही, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी उन्हें बता रहा है कि महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसीलिए उन्होंने 5 चरण में चुनाव भी रखे हैं। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और महाराष्ट्र की आम जनता जो इस बीच कह रही है कि 5 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत आन पड़ी, वो भी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे मतलब जमीन समतल है, आसानी से कम्युनिकेशन है, आसानी से यातायात है। ऐसे राज्य में भी 5 चरण में चुनाव, ये मोदी जी की घबराहट है महाराष्ट्र को लेकर के। और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में कम से कम महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन 40+ सीटें जीतेगा, 48 में से। और दर्शकों को ये जानना, ये मैं बार बार कहता भी हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और अगर 48 में आप कह रहे हैं 40+ जीतेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये हम भी देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, राहुल गांधी जी जब बात करते हैं तब वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। अभी आपने कहा कि आप लोगों ने मणिपुर से शुरुआत की, हर जगह पर जो लोग परेशान हैं उनसे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपकी लड़ाई जिनसे है वो राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो। अभी हम मुंबई महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं सर, मीरा रोड में यहाँ पर दंगे हुए, जब कभी 93-94 के दंगे बहुत यहाँ पर होते थे। दंगे मीरा रोड में हुए, मुंबई से सटे। महाराष्ट्र में इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट है कि पिछले साल सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिक भाषण हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ वो महाराष्ट्र में हुए हैं, 118। तो नफरत या जिस तरह से प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरह से धर्म को लाया जा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जाएगा, क्या आपको लगता है कि जनता उसे ना चुनते हुए आप लोगों के मुद्दे को चुनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर परेशान इसलिए है और ज्यादा अपने नफरती, जो मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो उनके नफरती नेता हैं उनको बार बार महाराष्ट्र इसलिए भेजती है, प्रयोगशाला इसलिए बनाना चाहती है कि यहां अंबेडकर मूवमेंट बहुत मजबूत रहा। और दूसरा उनका सबसे बड़ा झटका लगा कि जब शिवसेना उनके सहयोगी दल से हट करके वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हो गई, तो वो जिन कंधों पर सवार होकर के सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना चाहते थे वो कंधे उनके पास नहीं रहे। तो उनको लगता है
कि अब नफरत के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए आप देखिए उनका एक विधायक जो है वो तेलंगाना से आकर के बार बार यहाँ रैलियां करता है, भड़काऊ भाषण देता है और बहुत ही घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करता है, और शिंदे सरकार बिल्कुल चुप रहती है। मीरा रोड का उदाहरण आपके सामने है कि शांत सा दिखने वाला बिल्कुल इलाका, उसको भी अशांत करने की कोशिश की जाती है। देखिए ये बहुत मल्टी कल्चर है यहाँ का। यहाँ नफरत बहुत ज़्यादा पनप नहीं पाती। यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग तहजीब को मानने वाले लोग अपने संप्रदाय और अपनी तहजीब के साथ स्वीकार्य किए जाते हैं। महाराष्ट्र बहुत अनूठा है पूरे देश में, तो उन्हें इसीलिए बॉलीवुड के खिलाफ ट्रेंड चलाया जाता है, बॉयकॉट बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड जो है ना वो प्रेम को परोसने का एक सबसे अच्छा माध्यम रहा है हमेशा से, आजादी के बाद से। तो उसको टारगेट करना, उन अभिनेताओं को टारगेट करना जिन्होंने कई दशकों से प्यार परोसा है देश के सामने, ये पूरा जो प्रोसेस है, भाजपा दरअसल इसको इस माध्यम के जरिए महाराष्ट्र की सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज होना चाहती है। लेकिन इस बात को शिवसेना समझ गई थी, इसीलिए शिवसेना ने गठबंधन तोड़ा और फाइनली इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कहा ना, नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, और जब बार बार मोहब्बत के पैरोकार मोहब्बत का नारा लगाते हैं तो फिर वो उसे एक दिन जनता को सुनना पड़ता है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से ऊबा तो है। यही वजह है कि जो इवेंट अभी हालिया दिनों में भाजपा ने किए, उसका उतना आउटकम उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान है। चुनाव की तारीखें लंबी कराई गई, आपने देखा होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन का बड़ा बड़ा नारा और बड़ी समिति और रिपोर्ट पेश होना, सब कुछ होने के बाद आप एक चरण में देश का चुनाव तो करवा नहीं पा रहे हैं। अब एक चरण में पूरे देश का मतलब एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की थियरी लेकर के आएंगे। अगर आप उस थियरी पे संजीदा हैं और आप कुछ करने का जज्बा दिखाना चाहते हैं तो एक चरण में देश का चुनाव कराइए ना, तीसरे दिन काउंटिंग कराइए ना। जो लोगों का संशय है ईवीएम को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, कम से कम उसमें विश्वास तो बहाल रह सके, तो नफरत कम होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी खुलेंगी खुलेंगी। बिल्कुल। ईवीएम पर आप लोगों को भरोसा है? ईवीएम को लेकर हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें ईवीएम एक्सपर्ट को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। ये तो एक एक्सपर्ट की बात। बतौर पार्टी या बतौर इंडिविजुअल आप लोगों से क्या सुन रहे हैं और आप लोग ईवीएम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जनता का विश्वास तो उठा है इस प्रणाली से। यही वजह है कि देश में आंदोलन हो रहे हैं, नेता उसके बारे में बातें कर रहे हैं और चुनाव आयोग उन जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने के बजाय शायरी सुना रहा है। ये सबसे मतलब जवाब भी दिया सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इतना लोगों की शिकायतें हैं, लोग कोर्ट मूव कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे कोई आंदोलन कर रहा है। चुनावी जो प्रक्रिया है, देखिए मेरा अपना मानना है कि कोई भी सिस्टम से छेड़छाड़, अगर आपकी मंशा गलत है, सरकार की मंशा गलत है, तो किसी भी सिस्टम से छेड़छाड़ की जा सकती है। एक जमाना था, हम अपने बचपने के दिन की बात करें, सीबीआई का नाम आता था तो हमें लगता था कि सीबीआई इस देश की सबसे ईमानदार और सबसे विश्वसनीय संस्था है और अगर सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया तो इंसाफ जरूर मिलेगा। ये हम बचपन में सुना करते थे, हमारा ये विश्वास था। लेकिन आज स्थिति है कि सीबीआई का नाम तक नहीं आता। आज तो सीबीआई को ईडी ने पीछे छोड़ दिया है। आज तो जब विपक्ष को सताना हो तो सीबीआई का इस्तेमाल नहीं बल्कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया एक बड़ी भूमिका अदा करता था इस देश में। ये होता था कि नहीं, मीडिया की अदालत में बात चली गई है तो अब कम से कम जनता तक बात पहुंचेगी। अब तो पहुंच वही बात रही है जो सरकार चाह रही है। तो अगर सरकार की मंशा और पूरे तंत्र की मंशा गलत हो तो किसी भी सिस्टम से छेड़छाड़ की जा सकती है, की जा रही है, दिख रहा है देश के सामने। जज फैसले सुना रहे हैं, अगले दिन अवार्ड पा रहे हैं, तो ये छेड़छाड़ ही तो है, एक प्रोसेस के तहत हो रही है। व्हाइट कॉलर जो करप्शन है ना, वो कल भाषण में नेताओं ने कई इसका जिक्र भी किया। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, हमारी सरकार का ही लाया हुआ एक कदम था, लेकिन कितना बड़ा करप्शन देश के सामने खुला है, वो बहुत ही शर्मनाक है कि आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं। 4 दिन बाद जो है वो 200, 400, 500, मतलब 500 करोड़ कंपनी का मुनाफा 182 करोड़ है, चंदा दे रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है 1300 करोड़ का। कहां से आ रहा है? कौन पूछेगा इसके बारे में? अगर इस पे ईडी चुप है, इस पे आईटी चुप है, मीडिया चुप है, तो इसका मतलब छेड़छाड़ तो हुई है ना। तो ईवीएम से छेड़छाड़ बिल्कुल संभव है। और सौरभ भारद्वाज कल स्टेज पे थे, आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो विधानसभा में डेमो करके दिखाया था। तो कैसे विश्वास बहाल रहे?
चुनाव आयुक्त महोदय से और चुनाव आयोग से मेरी गुजारिश है कि आप विश्वास बहाल करिए जनता का चुनावी प्रक्रिया में। भारत में लोकतंत्र एक धर्म है, उसमें विश्वास बहाल रखिए। ये इस देश की बुनियाद के लिए जरूरी है। अभी आप राज्यसभा में हैं, आपने ईडी, आईटी, सीबीआई की बात की है, तो इसलिए पूछना चाहता हूँ, सत्ता में हो विपक्ष में हो सभी से आपकी बातचीत तो होती है वहाँ पर, क्या जो सत्ता में है वो भी ईडी सीबीआई से डरते हैं, और जो विपक्ष में है जो अब भी गए नहीं हैं, जैसे कि कल राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम लेकर कह सकता हूं कि राहुल गांधी जिनका जिक्र कर रहे थे वो अशोक चौहान का जिक्र कर रहे थे कि वो सोनिया गांधी के पास गए, रोने लगे और कहने लगे कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है ईडी, आईटी, सीबीआई का, और मैं छोड़कर जा रहा हूं, या मेरे ऊपर ये दबाव है और मैं इसे सह नहीं सकता। आप जब दिल्ली में नेताओं से बात करते हैं, क्या पहले की तरह जो सत्ता में भी हैं, मोदी जी के साथ भी हैं, वो खुलकर रहते हैं या वो भी डरे हुए हैं? और बिल्कुल डरे हुए, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। मैं तो अशोक चौहान की इस मामले में प्रशंसा करूंगा कि उनमें जमीर था, वो गए अपने नेता के पास, कम से कम रोए तो। यहां तो कई ऐसे हैं कि एक छापे की आहट सुनते हैं और उसके बाद अगले दिन पता चलता है वो बिल्कुल उन्होंने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो वो उनमें जमीर भी नहीं था। हिम्मत, जमीर दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ में जमीर है, कुछ में हिम्मत नहीं है। तो राहुल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा के वो नेता, वो मंत्री जो कभी भारतीय जनता पार्टी में जिनकी तूती बोला करती थी, आज स्थिति है कि वो माला के फ्रेम में आने से डर रहे हैं। मतलब हमने क्या जलवा देखा है राजनाथ सिंह जी का जी। लेकिन मैं तो एक दिन एक विजुअल देख रहा था, कितना सिंबोलिज्म है। आप सोचिए ना कि वो माला पहनाने के दौरान खुद आ गए माला में, फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं यहां तो बस एक ही चेहरा दिखना चाहिए, तो खुद ही पीछे हो गए। ये सम्मान नहीं है, ये डर है। सम्मान तो सबको साथ लेके चलने में है ना, वो विश्वास पैदा करिए। मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होता हूं तो कई बार ऐसा हुआ कि हम राहुल जी जब कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी मत कहो यार, सिर्फ राहुल कहो। ये जो सहजता है वो हमारे नेता में है। बिल्कुल। वहां तो ये है कि माला के फ्रेम में भी मत आइए, आगे आप कैमरे के फ्रेम में मत आइए। अभी आपने देखा होगा ना, मनोज सिन्हा जी का एक विजुअल बहुत वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि तुम बैठो, तुम फ्रेम में कहां आ रहे हो। जेपी नड्डा जी का हश्र आप कई बार देख चुके हैं, तो ये तो सच है। अच्छा, वो नहीं चाहते कि, आपने कहा ना कि पार्लियामेंट में तो एक दूसरे से बातें करते होंगे, वो नहीं चाहते कि बातें करें। पुरानी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल था जहां मंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, सांसद हो, सब आके बैठते थे लंच टाइम में, बातें करते थे, चाय पीते थे, बहुत सहजता थी। इस पार्लियामेंट में, नई वाली पार्लियामेंट में तो उन्होंने सेंट्रल हॉल खत्म कर दिया ना। ये तो कॉर्पोरेट कल्चर का एक 7 स्टार होटल टाइप का बना दिया उन्होंने, जिसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा वाला राज्यसभा की तरफ नहीं आ सकता, राज्यसभा वाला लोकसभा की तरफ नहीं जा सकता, कोई समायोजन नहीं है। आपको कैंटीन भी अलग अलग है, कैंटीन में अगर एक दूसरे से बहुत कोशिश करके जाके मिलना हो तो भले मिल सकते हैं। कैंटीन भी अलग अलग है। कैंटीन भी अलग अलग है। विपक्ष पर कितना दबाव है? जो लोग नहीं जा रहे हैं, अब भी तमाम पार्टियों के लोग हैं। जैसे मैं आपको महाराष्ट्र का ही उदाहरण दे दूं, संजय राउत 100 दिन से ज्यादा समय जेल में रह कर है। संजय सिंह जेल में है, संजय राउत जेल में रहे, अनिल देशमुख जो थे वो जेल जाकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शरद पवार के साथ हैं और ये उद्धव ठाकरे के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। तो राहुल गांधी 50 घंटे 55 घंटे ईडी के यहाँ बैठे रहे ना, 10 बाई 10 के कमरे में पूछताछ होती रही, और उसके बाद जब राहुल निकले तो और मुखर होके निकले। ऐसा नहीं कि डराया नहीं जाता, हर दिन डराया जा रहा है, हर दिन साजिशें हैं, कब कहां कैसे। अब तो स्थिति है कि बहुत व्यक्तिगत हमले हैं लोगों पर। आपसे नहीं लड़ पाएंगे तो परिवार पे हमला करेंगे, ट्रोल छोड़ दिए जाते हैं। ये जो दौर है ना, सच में मतलब बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति सरकार कर रही है, और मुझे लगता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो अति पार कर चुकी है सरकार, और 2024 में नारा कुछ भी लगाए प्रधानमंत्री जी, अंदर से बहुत घबराए हुए हैं। उन्हें पता है कि वो बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर हैं, मीलों, उनका आंतरिक सर्वे। लेकिन चलिए, सर्वे की बात रही, लेकिन आप लोगों की लड़ाई केवल एनडीए से नहीं है ना। एनडीए, आईटी, सीबीआई, ईडी, गोदी मीडिया, हाँ, सबसे है। तो इतने बड़े लोग हैं या इतना बड़ा सिस्टम है, उससे क्या इंडिया गठबंधन लड़ पाएगी? जब आप लोगों को आधे लोग कल टीवी पर, जब सबसे पहली और बड़ी यात्रा थी, तब भी आधे चैनल्स टीवी पर नहीं दिखा रहे थे। टीवी देश में देख कौन रहा है? तभी यूट्यूब के बारे में बात भी की गई कि यूट्यूब देखिए। टीवी देश में अब देख,
टीवी ने अपनी विश्वसनीयता खुद खो दी ना। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तो आज स्थिति ये है कि सारा मतलब क्यों विश्वसनीयता क्यों खत्म हो गई। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं जानता हूं श्वेत पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता के अंतर क्या होते हैं। आज स्थिति ये है कि एक सूत्री कार्यक्रम है चैनलों का, चैनलों पे बुला करके विपक्ष के नेताओं को जलील करना और सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलने से ज्यादा एंकर खुद ही उनका पक्ष रखने, मतलब उन्हें तो प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। यही वजह रही कि धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों में मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दिया। वो खंबा जो लोकतंत्र का चौथा खंबा था, जिसके कंधों पे बड़ा भार था, उसने अपनी विश्वसनीयता खोई। टीवी से लोग दूर हुए और वो यूट्यूब की तरफ आए। और मुझे खुशी है कि यूट्यूब पे अच्छे लोग आ रहे हैं, वो जर्नलिस्ट जिनकी बड़ी विश्वसनीयता है, उन्होंने एक बड़ा अपना दर्शक वर्ग बनाया है। तो ठीक है, हमें वो टीवी पे नहीं दिखाएंगे, टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या कंट्रोल करोगे आप? बगावत तो जब उपजती है तो फिर उपजती है, फिर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज नहीं कल ये तिलिस्म टूटेगा, नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा तो जल्दी ही टूटेगा, 24 में टूटेगा। बिल्कुल। लेकिन विकसित भारत से तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज आपको आया या नहीं है? प्रधानमंत्री सुबह 2:30 बजे भी मुझे मैसेज जबरन मुझे भी ऐसे ही टाइम पे भेजा जा रहा है। और विशेष रूप से उनको जरूर पहले भेजा जा रहा है जो प्रधानमंत्री जी से अब तक सहमत नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में 1.5 घंटे हमारे सामने भाषण करते हैं, तो उस भाषण में वो, सच बताऊं, पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में प्रधानमंत्री जी सत्र के दौरान जितनी बार बोलते हुए नजर आए, बड़ा हल्कापन था उनकी भाषा में। मैं सामने बैठ के सुनता हूं इसलिए बात कह रहा हूं। और वो बॉडी लैंग्वेज में वो तड़क भड़क नहीं है जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं। भाषा में शिथिलता है, चेहरे पर वो चमक नहीं है, वो रौनक नहीं है, इसलिए थोड़ा एग्रेशन बढ़ा दिया उन्होंने। इसलिए अमित शाह जी राहुल कमल को भाषण दे रहे हैं, जब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनकी भाषा सुनिए आप, चप 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 जैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी डांट रहे हैं, विपक्ष में उनकी विश्वसनीयता नहीं है, सत्ता पक्ष जिसके लिए मीडिया सुबह शाम बैटिंग करता है वो भी डांट रहे हैं। ये झुंझलाहट है। वो अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो परेशान है, दरअसल परेशान है जी। आपकी मुलाकात हुई, आपकी क्या बातचीत हुई? प्रधानमंत्री से मिले, वो बातचीत करते हैं? नहीं, तो उनकी अपनी पार्टी के नेता उनसे बात नहीं कर पाते। अच्छा। विपक्ष से तो वो क्या ही बात करेंगे, और वो हम जैसे मुखर लोगों से क्या बात करेंगे, वो तो कभी बात नहीं करेंगे। हम तो मतलब हम लोगों की गिनती तो इसमें है कि हम लोग तो निलंबित होने वाले लोगों में से है ना। संसद से हम पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम हंगामा कर रहे थे तो हमें निलंबित। 146 सांसद एक साथ, मतलब संसदीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कैसा हनन है। संसदीय इतिहास में 146 सांसद एक साथ, मतलब संसद से निलंबित कर दिए गए। मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े रहते हैं, हमसे पूछा उन्होंने कि क्या हुआ अंदर, इमरान जी कैसे निलंबित कर दिए गए। तो हमने कहा भाई जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। तो जितना ही आप दबाने की कोशिश करोगे विपक्ष की आवाज को, एक समायोजन, एक सहजता, एक आपस का संवाद, लोकतंत्र उससे चलता है, सरकार उससे चलती है। आप तानाशाही पे उतारू हो जाएंगे तो फिर नहीं चलेंगी बातें। आपने 146 सांसदों को निलंबित किया, नहीं डरे लोग ना। आज स्थिति है कि भाजपा के राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया, अजय प्रताप ने। गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पवन ने टिकट वापस कर दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने निपटा दिया, जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राहुल कसवा ने, विजेंद्र सिंह ने, सबने मतलब सिटिंग एमपीज। अभी यहां कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व का भी एक विधायक जो है ना, जिला पंचायत सदस्य भी अगर पार्टी छोड़े और भाजपा ज्वाइन करे तो बड़ी खबर, कांग्रेस में बड़ी टूट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं, पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ले रहे हैं। राज्यसभा का सांसद जो सबसे सेफ जोन में बैठा हुआ था उनका, वो इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है कि पार्टी हमारी नीतियों के हिसाब से नहीं चल रही है, और उसके बाद भी इस पर कोई खबर नहीं। ये सबसे शर्मनाक। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में एक मराठी चैनल ने उस दिन चलाया कि राहुल गांधी का भाजपा में प्रवेश।
अब हर कोई हमको भी चिंता में ये क्या हो रहा है। फिर पता चला कि नांदेड़ का एक कार्यकर्ता, उसका नाम है राहुल गांधी, वो बीजेपी में प्रवेश कर रहा है, तो उसे भी हेडलाइन बनकर चला आएगा। बहरहाल सर आप ऐसे समय में राज्यसभा में गए हैं जब चीजें बहुत कठिन हैं, अलग हैं। आप तो पुराने संसद से नए संसद में भी आए हैं। हमने दोनों संसद देखी। बिल्कुल। तो आपका एक्सपीरियंस एज अ सांसद, एज अ युवा सांसद कैसा रहा है एक ऐसे समय में जब देश में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। नफरत की बात इसके बाद मैं करना भी चाहूँगा आपसे, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज से क्या होता है, लेकिन बतौर सांसद आपका एक्सपीरियंस, जो आप सोचे थे जो मुद्दे उठाने हो या जो एक्सपीरियंस के बारे में आपने सोचा था और जो आप वहाँ पर देख रहे हैं, क्या है, अगर वो भी आप अपने दर्शकों को बताएं। सोहित भाई, एक्चुअली मैं तो राजनीति की दुनिया से नहीं था, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। आज तक पिछले 4.5 साल होने को आए राजनीति में आए हुए, राहुल गांधी जी ने कभी मेरे पिताजी का नाम नहीं पूछा मुझसे, और शायद उन्हें पता भी ना हो। तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं कविताएं पढ़ता था, मुशायरों में मेरी अपनी एक दुनिया है, वहाँ थोड़ा सा लोकप्रिय हूँ। मैं राजनीति में आया ये सोच करके कि वो प्लेटफॉर्म अब मेरे लिए छोटा है, अब मुझे बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और मैं इस बात पे बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं तब राजनीति में आया और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा जब विपक्ष में है वो दल, और मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तब मैंने कांग्रेस को चुना। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। मैंने कभी एक शेर कहा था जब राहुल जी से पहली बार मिला था, कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो मैं तो इस मिशन के साथ राजनीति में आया। राजनीति में आने पे जो चीजें हासिल होती है, लोकप्रियता मिलती है, थोड़े पैसे मिलते हैं, शोहरत है, पावर है, वो मैं मतलब पहले से मैं वो थी चीजें मेरे पास। थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता था, लोकप्रियता इससे ठीक ठाक ही थी। तो मुझे बहुत नीड नहीं थी, लेकिन मुझ में एक जज्बा था कि नहीं यार मुझे काम करना है। और मुझे खुशी है कि राहुल जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया बहुत कम उम्र में। कांग्रेस में तो कम से कम 34 साल की उम्र में उन्होंने मुझे राज्यसभा पहुंचाया। वहां जाके महसूस हुआ कि मैं तो बड़े सपने लेके आया था, यहां किसानों के लिए, युवाओं के लिए मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन माइक बंद, एडजॉन, माइक बंद, ये 2 शब्द हम सबसे ज्यादा सुनते हैं वहां पर। तो मैं 6-7 महीने तो एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किल हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो जतन निकाली गई कि कैसे बोला जा सकता है। फिर 0 आवर में पार्टी का टाइम, चूंकि बहुत सीनियर नेता हमारे सदन में हैं, तो वहां बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बोलूं, और मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया अल्पसंख्यक विभाग का, तो मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूं। तो कुल मिला करके मेरा मानना है कि राजनीति को समझना है, देश को समझना है, मुद्दों को समझना है, तो विपक्ष में रहकर जो तजुर्बा हासिल होगा, वो कल को आप सत्ता में आएंगे तो आप जनता के लिए सच में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक तजुर्बा लेकर आएंगे। तो मुझे गर्व है कि मैं विपक्ष में आया, राजनीति में आया ही तब जब विपक्ष में था। मुझसे लोग कहते थे कि आप तो शायरी में ठीक ठाक कर रहे थे, फिर राजनीति में आए और वो भी कांग्रेस में आए, आपके पास तो क्षेत्रीय ऑप्शन थे। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। लेकिन क्यों लगा आपको कि राजनीति में आना चाहिए? और आप बहुत नहीं कह रहे हैं, मैं कहूँगा कि आपका तो नाम पहले से था और आप तो बहुत फेमस थे, तमाम जगहों पर जा रहे थे, बात कर रहे थे, और बतौर जो आपका करियर रहा है, आप तो काम ही वही होता था कि लोगों को सच बताना अपने अपने अंदाज से। लेकिन राजनीति में आकर आपको क्यों लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए? ऐसे क्या हुए, क्या हालात थे कि आपको लगा कि नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है, और मैंने कई बार खुद से भी ये सवाल पूछा कि मुझे राजनीति में क्यों जाना चाहिए, या राजनीति में आके खुद से पूछता हूं कि हाँ मैं क्यों आया। ये बड़ा मजे का सवाल है। एक जो साहित्यिक व्यक्ति होता है बड़ा उलझा रहता है इन चीजों में। दरअसल आने की एक बड़ी वजह जो मैं महसूस करता हूं कि मेरा मानना है कि कवि और शायर, कलम से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कलम आपको बड़ी ताकत देता है, वो पत्रकारिता कर रहे हो या फिर आप साहित्य रच रहे हो। बिल्कुल। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसे महसूस हुआ कि कलम पर तो पहरे हैं, सेंसरशिप है, आप लिखोगे, निर्धारित कोई और करेगा कि वो फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो रिलीज होगी या नहीं होगी। आप कविता लिखोगे तो वो कविता सुना पाओगे या नहीं सुना पाओगे। आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो कुणाल कामरा की तरह, तो आपके शोज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये कौन निर्धारित कर रहा है? ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग निर्धारित कर रहे हैं, राज्यों के मुख्यालयों पे बैठे हुए कुछ लोग निर्धारित कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार अब वो मतलब जब इतनी सेंसरशिप है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ आंसू को नज्म बनाने में
लगे हुए हैं। मुझे राहुल जी से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इमरान, तुम नजीब की माँ के लिए नज्म पढ़ते हो, तुम पहलू खान के माँ के लिए नज्म पढ़ते हो, तुम मुद्दों पर नज्म पढ़ते हो, कभी सोचते हो इसका हल कैसे निकलेगा, या हमेशा बस मुद्दों पे नज्म पढ़ते रहेंगे? हाँ। मुझे वो बात बहुत अपील की और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। जब राजनीति ही सब कुछ नियंत्रित कर रही है, आपका कलम भी वही नियंत्रित कर रही है, तो फिर राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तो जतानी पड़ेगी। और फिर तब राजनीति में आया मैं। और हाँ, वहां भी मुश्किलें हैं, लेकिन भले ही काट दो बाजू हमारे, कलम का सर कलम होता नहीं है। तो हम लड़ रहे हैं, वहां भी लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है आने वाले, मैं अक्सर ये बात अपने भाषणों में कहता हूँ, लिखता हूँ, कि आने वाली नस्लें जब हमसे पूछेंगे कि संविधान पर, लोकतंत्र पे हमला था, तानाशाही थी, तब तुम क्या कर रहे थे, तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद मैं अपनी नई पीढ़ी से आंख मिला के कहूंगा कि उस समय मैं झुका नहीं था, मैं डरा नहीं था। मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहा था, मणिपुर से मुंबई चल रहा था, हिंदुस्तान के हर शहर में धूल फांक रहा था, रोजे की हालत में, मैं अभी रोजे की हालत में हूं। मैं लगातार खुद को परेशान करके भी मुल्क कैसे बेहतर हो सके, संविधान कैसे बच सके, कितने सपनों का संविधान। मैं पुरानी संसद में रहा, मैं उस सेंट्रल हॉल में बैठता था तो मैं इमेजिन करता था कि यहीं संविधान सभा चली होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, कितने बड़े बड़े लोगों ने क्या सपने संजोए होंगे। और आपने पुरानी संसद एक तरह से समाप्त की और नई संसद में लाए, तो उदाहरण क्या प्रस्तुत किया कि एक आपका सांसद खड़ा होकर के ऐसी गाली का इस्तेमाल संसद के अंदर कर रहा है कि जो चौराहों पर भी देना आदमी गवारा नहीं करता, वो पार्लियामेंट में दे रहा है। नई संसद में शायद आप इसीलिए ले आए क्योंकि आप पुरानी संसद में गालियां नहीं दे पा रहे थे। तो वो सब देख रहा हूं, उस पीड़ा के साथ गुजर रहा हूं और लड़ रहा हूं इस तंत्र से, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नेता राहुल गांधी इस तंत्र के तिलिस्म को तोड़ेगा जरूर। आपने जो बात की वही मैं बात अभी आगे बढ़ाना भी चाहता था कि आप जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए तो लगातार बात करते रहे। ये जो नफरत फैली है, आपने संसद का एग्जाम्पल दिया कि कैसे खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद के बारे में क्या कुछ कहा जाता है और उनके आसपास के लोग हंसते हैं। जब दिल्ली में आप देखते हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा है और पुलिस वाले उसे लात मार, हाल ही की घटना है गुजरात में, अहमदाबाद में, विदेश से लोग आकर वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे और उन्हें सताया जा रहा है। क्या सोचते हैं आप? और जब इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, हम लगातार इस पर भी रिपोर्ट करते रहते हैं और इस पर शायद कोई बात नहीं करता। एक तरीके से जब मुस्लिम्स को इस देश में विलेनाइज किया जा रहा है, फिल्मों में हम देखते हैं कि जो भी विलन होता है उसे किसी ना किसी तरीके से एक मुसलमान बनाया जाता है और बैलेंस आउट करने के लिए हीरो साइड में एक मुस्लिम कैरेक्टर को रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को देखकर आप कैसे, क्या सोचते हैं और इसे कैसे बदलना चाहते हैं, और मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मना स्थिति जो आज पूरे देश की बनाई गई है, ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव थे, क्योंकि इस पे आरएसएस बहुत दशकों से काम कर रहा है। लेकिन 1947 में तो शायद ऐसा ही माहौल रहा होगा ना, मुल्क बटा, जिन्हें जाना था वो चले गए, जिन्हें मुल्क से मोहब्बत थी वो रहे, बहुत खराब माहौल रहा होगा। लेकिन उस वक्त में आगे बढ़ के पंडित नेहरू ने मौलाना आजाद को सीने से लगाया, अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया। जब दिल्ली में दंगा जैसी स्थिति बनी तो नेहरू जी अपनी गाड़ी लेकर के चले गए। महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए नफरत रोकने के लिए और खड़े हो गए और यह कह दिया कि मारना है तो पहले मुझे मारो। लेकिन इस दौर में क्या सत्ता में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसी कोई कोशिश करना चाहता है? नहीं। वो तो नवाजता है ऐसे लोगों को, इनाम देता है। साध्वी प्रज्ञा को सांसद बना करके पार्लियामेंट लाया जाता है सिर्फ मैसेज देने के लिए। ये कौन करता है? ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, भाजपा करती है। रमेश बिधूड़ी को संसद में गाली देने के इनाम के तौर पे कोटा का प्रभारी बना करके भेजा जाता है विधानसभा चुनाव में, कार्रवाई तक नहीं होती। ये जो परिस्थिति पूरी बनाई गई है, दरअसल ये सत्ता प्रायोजित है। भाजपा की पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है। उनको लगता है कि इस देश के आम हिंदू भाइयों के सामने आप एक दुश्मन खड़ा करो, तब वो आपकी तरफ आएंगे। और इसमें थोड़े से सफल भी हुए वो। लेकिन इतिहास के पन्नों में 10 साल, 15 साल, 20 साल
2 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होते, 2 पैराग्राफ भी नहीं होते, जिन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने सब बदल दिया, जिन्हें ये लग रहा है कि बस उन्होंने तो सब कुछ अपने हाथ में कब्जा लिया। नहीं, जिनकी 500-500 साल 200-200 साल हुकूमत थी, वो भी 4 पन्ने में निपट जाते हैं इतिहास में। तो भाजपा को भी ये समझना पड़ेगा कि नफरतों की उम्र बहुत छोटी होती है। आने वाली सदियां आपको याद नहीं रखेंगी, और याद भी रखेंगी तो इसी रूप में याद रखेंगी कि आपने एक हंसते खेलते समाज को ऐसा बांटा। आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपका जो 2 चेहरे हैं, कि आप मोहम्मद बिन सलमान को तो ऐसे बाहें फैला करके गले लगाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी सलमान को आपको मतलब देख के आप हिकारत से देखेंगे। आप अबू धाबी जाएंगे, मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन आपकी दिल्ली में एक व्यक्ति जो नमाज पढ़ रहा है, सजदे में है, पूजा करता हुआ व्यक्ति, आरती करता हुआ व्यक्ति, प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति, नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता था? अगर यातायात व्यवस्था सुधारनी है, और क्या यातायात व्यवस्था सुधारने पे इस देश की पुलिस का सारा ध्यान है? अगर है तो फिर सारे मतलब जलसे जुलूस जो कुछ है वो सड़कों पे बंद कराइए, मैं साथ खड़ा नजर आऊंगा। इस जागरूकता की मुहिम में जागरूकता फैलाने की कोशिश करिए, मैं साथ। लेकिन वो जो लात मार रहा था ना, उसमें जो नफरत थी ना, वो किसके दम से आ रही है? उसे पता है कार्रवाई नहीं होगी, उसे पता है मुकदमा नहीं होगा, कोई एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को यह सूट करता है। सत्ता में बैठे हुए अधिकारी जितना ज्यादा एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित करते हैं, उतना ही सरकार की नजर में वो हीरो माने जा रहे हैं। लेकिन इसका हासिल क्या है? इसका हासिल है कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पास पहुंच गया है। महंगाई, मतलब राहुल जी जो कहते हैं ना, सरकार आपका ध्यान भटकाती है और उसके बाद आपकी जेब काटती है। तो ये जो नफरत है, इसकी उम्र छोटी है। और मैं इस देश के मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा कि सब्र करिए, बहुत जल्द नफरत इनके दिलों में जितनी भरी हुई है सरकारी तंत्र के, वो नफरत एक दिन व्यक्ति को खुद ही उसको बर्बाद कर देती है। नफरत का अंत बुरा होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो दंगा फैला रहे हैं, जो यहाँ पर जो व्यवस्था खराब कर रहे हैं, उनको आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। सर, मुंबई की हम बात कर रहे हैं, ये चेतन सिंह नाम का जो आरपीएफ है, वो ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मारता है। हम मीरा रोड में जब कवर कर रहे थे, तब हमने देखा कि मुस्लिम एक बुटीक था, उसका नाम था सबा बुटीक। उसे ऐसे पहचाना, एक तो नाम में मुस्लिम नाम नजर आया, दूसरी बात यह है कि क्योंकि जनवरी का समय था, वहाँ पर झंडा नहीं लगा हुआ था, और उसे देखते हुए लोग पत्थरों में बैग भर कर आए थे और उनके कांच को तोड़ा गया। बचाने वाले आसपास के हिंदू भाई बहन ही थे, और उन्होंने उसके बच्चे को ये बोलते हुए बचाया कि ये हिंदू है। तो ऐसे समय में जब हम ये बात कर रहे हैं, तो सब्र की जब हम बात करते हैं या इस राजनीति की बात करते हैं, इसका जवाब कैसे दिया जाए? क्योंकि अगर ये सब्र की हम बात करें, छोटी से छोटी गलती हो जाए और कोई मुस्लिम हो, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो नाम लगाते हैं, और अगर कोई आरोपी हिंदू हो तो नाम छुपाया जाता है। तो ऐसे हालात में हम रह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? और जिस भारत की बात हम कर रहे हैं, जो इतिहास की भारत है, जो पंडित नेहरू की भारत है, सेक्युलर भारत है, जब संविधान साझा किया जाता है 26 जनवरी को ट्विटर पर, उसमें से सेक्युलर गायब कर दिया जाता है प्रियम्बल में से उस शब्द को, और उसे साझा किया जाता है, तब क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी? आप बतौर अल्पसंख्यक समुदाय के एक लीडर के तौर पर कैसे सोचते हैं, इस सेल के तौर पर कैसे देखते हैं? हाँ, मैं बहुत, आपने जब ये बात कही है तो मैं बहुत भावुक हूँ, और मैं ना इस वक्त बतौर सांसद कुछ बोल रहा हूँ, ना बतौर नेता कुछ बोल रहा हूँ। मैं इस देश का एक आम भारतीय मुसलमान होने के नाते इस तमाम पीड़ा से गुजरता हूँ। मैं महसूस करता हूँ, मेरे पास तक मैं उस समाज का हिस्सा हूँ, तो मेरे पास तक ज़्यादा इस तरह की शिकायतें आती हैं। उनकी पीड़ा पहले मेरे पास तक पहुँचती है, शायद इसीलिए मैं ज़्यादा मुखरता से जल्दी आवाज़ उठा पाता हूँ। हम सब इसे झेल रहे हैं, और ये एक दिन का नहीं है, इस पर बहुत काम हुआ है। लेकिन फिर मैं वही एक बात कहूँगा, जिस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है। हौसला रखना है हमें, और नफ़रतें एक दिन हार जाती हैं, हार जाएंगी। सबने नफ़रत, इतिहास गवाह है इस बात का कि नफ़रत सब
बड़े महापुरुषों ने नफरत झेली है, लेकिन एक दिन हारना पड़ा है और ये लड़ाई हमेशा रही है। मैंने कहा ना, मेरा नाम इमरान है। आपको याद है कि राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ किस लिए आए थे? भगवान राम को मांगने के लिए कि हमें दे दीजिए, हम कुछ दिन इन्हें अपने साथ ले जाए, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं तो असुर आकर के हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं। तो यज्ञ संपूर्ण मतलब हो सके, पूर्ण हो सके, तो हमें उसको सुरक्षित करने के लिए हमें अपने बेटों को दे दीजिए, हम ले जाएं, ये हमारे साथ रहें, हमारी धार्मिक जो क्रिया है उसे पूरा करवाएं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, तो ये जो भी मतलब ये जो भी नफरती सोच है, ये अंततोगत्वा उस दौर में भी थी, सतयुग में भी थी, कलयुग में भी है। आज यह है कि उसे पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण हासिल है। लोकतंत्र में वो कम से कम जमहूरियत में इतनी आज़ादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। कभी मेराज फैजाबादी ने कहा था ये शेर, तो मैं अक्सर सोचता था कि शेर का अर्थ क्या है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा सेटअप बना दिया गया है कि यही सब करके सत्ता हासिल हो रही लोगों को। लेकिन फिर भी मैं बहुत आशान्वित हूं एक भारत के युवा की हैसियत से। नफरतें इसलिए आपको पुरजोर और बड़ी भारी दिखाई पड़ती हैं ना, क्योंकि वो कलेक्टिव होती हैं। यहां मोहब्बत आपके दिल में है, आपके दिल में है, मेरे दिल में है, लेकिन हम एकजुट होकर के बहुत कम दिखते हैं सड़क पर। जिस दिन ये मोहब्बत एकजुट दिखने लगेगी ना, उस दिन नफरत भाग जाएगी। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल, और वही करेंगे, वो आखिरी उम्मीद है। कल स्टालिन ने कहा था लास्ट होप ऑफ फ्यूचर, तो सच्चाई है कि राहुल गांधी आखिरी उम्मीद है। थोड़ा हैवी हो गया। हाँ, काफी हैवी हो गया। तो अब हम फिर से राजनीति की तरफ आते हैं। कितना लग रहा है आप लोगों को इस बार चुनाव में, कितनी सीटें की अपेक्षा आप कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ में आने की? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते और बहुत आंकड़ों की बाजीगरी की भी बात नहीं करते। इंडिया गठबंधन आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ये मतलब जिन जिन राज्यों में आज भाजपा जहां 400 पार, आइए मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। वो हिंदी पट्टी जहां भाजपा ने मैक्सिमम गेन किया था ना पिछली बार, बिहार में 40 में 39 थे, बंगाल में 18 सीटें जीती, महाराष्ट्र में लगभग सारी सीटें जीती, 43। आप सोचिए, उससे आगे बढ़िए, राजस्थान क्लीन स्वीप, दिल्ली क्लीन स्वीप, हरियाणा क्लीन स्वीप, उत्तराखंड क्लीन स्वीप, गुजरात क्लीन स्वीप। लेकिन इन सारे राज्यों में चाहे महंगाई के खिलाफ मुद्दा बना हो, पर्चा लीक, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जीवंत हैं। और इन तमाम राज्यों में भाजपा 5 सीट, 10 सीट, 8 सीट हार रही है। बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ने के बावजूद जिस तरह से महागठबंधन की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, तेजस्वी जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह वहां मेहनत कर रही है, लेफ्ट जिस तरह साथ है, वहां तो मतलब अपेक्षाकृत परिणाम भाजपा को नहीं मिल रहा है। कम से कम 25 सीट का, 20 सीट का वहां नुकसान होने जा रहा है। महाराष्ट्र में जो आंकड़ा पिछली बार 43 उनके साथ था, कमोबेश वो आंकड़ा पलट के इस बार इधर आ सकता है। बंगाल में पिछली बार 18 थे, इस बार 8 नहीं पाएंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद आदिवासी समाज में भयंकर गुस्सा है, उसका परिणाम दिखेगा आपको। छत्तीसगढ़ में हर बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है, भूपेश बघेल जी खुद मैदान में है, सचिन पायलट वहां प्रभारी हैं जी। राजस्थान में भी आप देखिए कि उनका मौजूदा एमपी जो है वो कांग्रेस से टिकट ले रहा है, वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन का असर यह है कि खट्टर जी को बदलना पड़ गया। कहां है कंफर्ट जोन में भारतीय जनता पार्टी? दक्षिण भारत में वो खुद ही मान रहे हैं कि हम नहीं है। तो आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके मैं ये बात कह रहा हूं कि दक्षिण में आप बिल्कुल नहीं हैं। आप कर्नाटका में थोड़े बहुत थे, वहां डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जी की जोड़ी आपका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में कांग्रेस पूरी तरह से गेन कर रही है, क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। तो आप कहां गेन कर रहे हैं प्रभु, जो आप 400 का नारा दे रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, एक राज्य बताइए जहां आप गेन कर रहे हो, क्योंकि आप पिछली बार तो मैक्सिमम पे बैठे थे ना।
सीटें अलग से तो आप जितनी सीटें हैं उन्हीं में से तो जीतोगे, कि उससे ईवीएम में कुछ और सेटिंग कर दोगे आप, सीटों से भी ज्यादा सीटें। तो ये फर्जी आंकड़ा है, ये घबराहट में दिया गया आंकड़ा। इंडिया गठबंधन आसानी से बहुमत के आंकड़े के पास है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी तो हम देखते हैं ममता बनर्जी का एक अलग रुख होता है, नीतीश कुमार तो चले ही गए उस तरफ, राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में कहा जा रहा है कि सीट पर आपके ही गठबंधन के एक साथी हैं, वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, प्रकाश अंबेडकर कल भी एक तरीके से, वो अब तक बता नहीं रहे सस्पेंस में, कल भी एक तरीके से उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई साथ में लड़ रहा है, कोई अकेला लड़ रहा है, लेकिन लड़ना है। तो वो कह रहे हैं कि लड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी माहौल कैसे हैं, क्योंकि एक एक कर दो तो बड़े नेता नीतीश कुमार और ममता बनर्जी अलग हो गई। नहीं, इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हुई है, लेकिन चुनाव तो वो लड़ रही है। देखिए वो टैक्टिकल अलायंस है हमारा, हम फ्रेंडली फाइट या टैक्टिकल अलायंस या ठीक है हम विरोध में भी लड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन उसमें भाजपा को फायदा नहीं होगा। ये एक सबसे मैं देश को ये आश्वस्त करता हूं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इंडिया अलायंस में ही आपसी अगर कहीं मनमुटाव भी है तो वही क्यों देख रहे हैं? चिराग पासवान, पशुपति पारस, और उधर आप आगे बढ़िए तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। अच्छा, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कब होगा आप बताओ ना, कब होगा सीट शेयरिंग फार्मूला? दरअसल हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उनकी जो खामियां हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। हम तो 26-27 दलों का गठबंधन है, वो तो 38 दलों का गठबंधन है। शेर अकेला चलता है, कहां शेर अकेला चल रहा है भाई? उसे तो उन जीतन राम मांझी को भी चिट्ठी लिख के बुलाना पड़ रहा है जिन्होंने मतलब उपासना करने वाले देवी देवताओं के खिलाफ कैसे कैसे बयान दिए थे। भाजपा उनको कैसे अपने साथ ले सकती है? ओपी राजभर, जिन्होंने क्या नहीं कहा, गालियां दी हैं उन्होंने माइक से भाजपा के नेताओं को, मतलब भद्दी भद्दी गालियां, उनको भी चिट्ठी लिख करके बुला रहे हैं जेपी नड्डा जी। हमारे यहां तो सिर्फ मन भेद है, अगर 2-4 में है भी तो। आपके यहां तो मत भेद भी है, मन भेद भी है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, बहुत समझदारी से चुनाव लड़ रहा है। हमारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार है, सबने थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां दी हैं, त्याग किया है, और उस त्याग का परिणाम अच्छा निकलेगा। चलिए, ये बहुत पॉलिटिकल बात भी हो गई। अभी आप कांग्रेस में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। राहुल गांधी जब कैमरा के सामने नहीं होता, आप लोगों की क्या बातचीत होती है, कैसे हैं वो? बहुत मजेदार, उसके बारे में भी आप बताएं। बहुत मजेदार, और जैसा वो माइक पर हैं वैसा ही आम जिंदगी में है, और जैसे वो आम जिंदगी में है वैसे ही माइक पर है। जबकि मैं तो ठीक है, मुझे भाषा और वाक्पटुता आती है, तो कभी कभी मैं खुद सोचता हूं कि वो थोड़े और वाक्पटु हो जाएं, और जैसा वो आम जिंदगी में बातचीत करते हैं उससे थोड़ी कलात्मक बातचीत वो माइक पर करें। लेकिन वो व्यक्ति इतना सादा मिजाज है, इतना सहज है कि उसका सीधे कहना है कि नहीं, नफा नुकसान अपनी जगह, राजनीति करूंगा तो वसूलों की करूंगा। तो मुझे राहुल गांधी इसलिए बहुत पसंद है कि वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। और मैं पूरी जिंदगी, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, राजनीति इधर से उधर हो जाए, मैं बतौर राजनेता नहीं बल्कि बतौर इंसान राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। वो सिर्फ बतौर इंसान राहुल गांधी हैं, तो मैं उस राहुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। लेकिन मुझे बताइए, ये तो परफॉर्मेंस वाला दौर है। प्रधानमंत्री समुद्र के अंदर भी जाते हैं, सब जगह पे पहुंच जाता, अभी कुछ समय मेडिटेशन भी करेंगे वो। तो ऐसे में एक राहुल गांधी, क्योंकि हमने भी उनकी भाषण को देखा है, वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, ये हमने देखा है। और कांग्रेस के भीतर भी जो बातचीत की है मैंने, कि वो मंदिर में भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जब वो घूमते हैं वहाँ पर भी वो नहीं चाहते हैं कि वो एक तरीके से खुलकर बताएं कि मैं मंदिर में भी जा रहा हूँ, यहाँ पर भी जा रहा हूँ। लेकिन आज की राजनीति में क्या बिना परफॉर्मेंस के चीज़ें चलती हैं, सोहित या ऐसी चलेंगी? सोहित जी, इससे बड़ा परफॉर्मेंस क्या हो सकता है कि एक आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चले, करोड़ों लोगों को गले से लगाए। मैं लाखों नहीं कह रहा हूं जी, मैं सही आंकड़ा दे रहा हूं जी। करोड़ों लोगों को गले से लगाए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाए। मैं अगर 40 किलोमीटर भी चलना हो तो 5 बार सोचूंगा कि मेरे घुटने बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन वो व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर चला। मीडिया क्या कहती थी, अमित शाह जी क्या कहते थे राहुल जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के, शहजादा है, राजकुमार है। वो शहजादा, वो राजकुमार एक टी शर्ट में,
एक ट्राउजर और एक शू पूरा देश की सड़कें नाप डाली उसने। आप 8,000 करोड़ के जहाज में 10 लाख का सूट पहन के, मोवाडो की घड़ी पहन के, मोवाडो का चश्मा लगा करके, कलम भी आपने जो जेब में लगा रखी है वो भी लाखों में। आप दरअसल राहुल गांधी एक्टर नहीं है, बस अभिनेता नहीं, प्रधानमंत्री जी विशुद्ध अभिनेता हैं। मतलब उनकी एक्टिंग के आगे तो मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड वाले भी पीछे छूट जाएं। मतलब ऐसा रोने लगेंगे वो बड़ा अच्छा एक शेर है। जब पार्लियामेंट में जब भी बोलने आते हैं तो चूंकि बड़ा शायराना सा माहौल रहता है, तो हमारे आसपास जो सांसद बैठे रहते हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी भावुक होते हैं तो हमसे लोग आसपास वाले इमरान अब क्या बोलेंगे, अब क्या लग रहा है। तो मैंने कहा यार वो किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। तिजारत मतलब व्यापार। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो राहुल गांधी को झूठ बोल के आंसू निकालना नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी जैसा जिद्दी इंसान इस देश की राजनीति में कोई नहीं है। कोई और होता तो वो या तो अपने आप को बिल्कुल बदल चुका होता या आत्मसमर्पण कर चुका होता। लेकिन राहुल गांधी ना डर रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना खुद को बदल रहे हैं। वो पूरी जिद के साथ कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल गांधी के रास्ते पे चल रहा हूं और एक दिन पूरे देश को गांधी के रास्ते पे आना पड़ेगा। ये जो जिद है वो कमाल है। मैं उस जिद की वजह से राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और धीरे धीरे देश को भी खड़ा होना रहेगा। और परफॉर्मेंस की बात आप देखिएगा कि इलेक्शन के एक परिणाम सब बदल देता है और बदल जाएगा सब कुछ। ये पूरा जो हमने इंटरव्यू किया उसमें आपने तमाम शेरो शायरी भी की है। मिस करते हैं या उतना समय नहीं मिल पाता है? अभी बतौर सांसद की कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की, या जो लोग बुलाते हैं वो भी डरते होंगे कि सत्ता ऐसी है कि बुलाए या ना बुलाए? क्या एक्सपीरियंस रहा? ये सारी चीजें मुश्किल हो गई हैं। पहले होता था ना, बड़ा आसान था, महीने में आपने 5-7-10 मुशायरे पढ़े, ठीक ठाक पैसे मिले, फिर अपनी लाइफ फ्री घूमना जहां चाहो। अब तो यह संगठन का काम है, संसद का काम है, कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि आप महाराष्ट्र के प्रति आपकी जवाबदेही है, तो यहाँ जो आपका जो फंड है उसको अलग अलग जगहों पे बांटना है, देना है लोगों को, उस पर बड़ा काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा जिंदगी व्यस्त ज़रूर हो गई है, लेकिन ठीक है, जिंदगी व्यस्त हो तभी मज़ा भी है। बहुत खालीपन भी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, तो मिस करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बीच पिछले 4-6 महीने में मैंने कोशिश किया कि यार, मुझे महसूस हुआ कि पार्लियामेंट में जो आपको तनख्वाह मिलती है ना, जो सैलरी मिलती है, उससे घर नहीं चल सकता। स्टाफ इतना हो जाता है, नहीं चल सकता। अच्छा, मतलब सच्चाई है कि आपके साथ, मतलब दिन भर में आपसे अगर 500, 200, 400, 100 लोग मिलने आ रहे हैं, आप उनको चाय पिलाएंगे तो मतलब कितना खर्च हो जाता है। बिल्कुल। आप चूंकि आप सांसद हैं, आपके दरवाजे पे कोई आएगा तो आपको मतलब उसको ससम्मान, उसको मिठाई भी खिलानी है, चाय भी पिलानी है, खाना भी खिलाना है, दूर से आ रहा है, तो उस सैलरी से तो स्टाफ का खर्च नहीं चल सकता। तो मैंने इस बीच थोड़े कार्यक्रम पढ़ने फिर से शुरू किए, थोड़ा समय निकाल करके। लेकिन अब चुनाव आ गया तो अब तो ये अगले 30-40 दिन बहुत व्यस्त रहेंगे। अभी तेलंगाना चुनाव था तो बहुत व्यस्तता रही, तो समय बहुत कम है। अब ये होता है कि मान लीजिए विदेशों में कोई कार्यक्रम आया साहित्यिक, तो एक दिन के लिए जाता हूँ। पहले होता था कि एक हफ्ते के लिए गए, एक कार्यक्रम पढ़ा, 5-6 दिन घूमा टहला, मतलब लाइफ को एंजॉय करना। अब ये होता है कि कल कार्यक्रम है, आज रात की किसी फ्लाइट से लैंड किए या सुबह लैंड किए, कार्यक्रम पढ़ा, अगले दिन रैली लगी हुई है तो अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, वापस लौट आए। तो जिंदगी बस अब यात्राओं में गुजर रही है, या तो किसी जहाज में, या किसी ट्रेन में, या फिर कहीं गाड़ी में सड़कों की खाक छानते हुए, या पैदल चलते हुए। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए भी सर कुछ पढ़ दीजिए। अब परफॉर्मेंस आपका तो ये सभी चाहते ही हैं, मैं भी चाहता था कि आप कुछ पढ़ें ताकि नहीं, सबसे पहले तो मैं सोहित भाई आपकी प्रशंसा इस बात के लिए करूंगा कि एक ऐसा दौर जब मतलब लोग या तो झुक जा रहे हैं या बिक जा रहे हैं, ऐसे दौर में आपने मतलब मजबूती के साथ पत्रकारिता के जो सही मायने हैं उनको देश के सामने रखा है। तो मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करूंगा। थैंक यू। और तमाम जो दर्शक हैं उनसे एक बात ही कहूँगा कि हम अलग अलग विचारों के, धर्मों के, समाज के मानने वाले लोग हैं, लेकिन अंततः हम भारतीय हैं और भारत की मिट्टी में प्यार है, मोहब्बत है। इस मोहब्बत को बचाइए, इसे संजोइए, और प्यार ही फिलहाल अंतिम सत्य है। परिवार में प्यार नहीं होगा, समाज में प्यार नहीं होगा, देश में प्यार नहीं होगा,
तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी आपको लगेगा कि बिल्कुल आप खाली हैं। तो अंततोगत्वा आने वाले चुनाव में बदलिए चीज़ें। देश पुकार रहा है और मैं तो लोगों से ही कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो जो बड़े अच्छे थे, जहाँ प्यार भी था, जहाँ महंगाई कम थी, जहाँ रोजगार भी था। तो काश ये सारी चीज़ें वापस आ सकें और चुनाव के बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और बदले हुए और नए भारत पर बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अच्छा लगा पटागर आपसे जी, बात करके। आपसे बात करके। दर्शकों देखिए, युवा सांसद अपनी बात को रख रहे हैं और इस बात को हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। बहरहाल इन्हें तो आप हर जगह पर सुनते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जैसे एक छोटे से चैनल पर भी आप आए और आपने हमसे बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर, राजनीति को लेकर, जो मेरे सवाल थे कई सारे अल्पसंख्यक समाज को लेकर, उस पर भी आपने खुलकर बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद हम फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है, तो जो भी बगावत करता है मैं उस आदमी की बहुत कद्र करता हूँ। और आपने सिस्टम से बगावत की, आपने उसूल तोड़े और ये कहा कि नहीं मैं सच के साथ खड़ा हूँ, नफा हो या नुकसान हो। तो मैं इसलिए आपकी कद्र करता हूँ। और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने चीज़ें थोड़ी बचा रखे, भरम बचा रखा है, इसे बचाए रखिएगा। जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता इसके बाद और कुछ कहने की ज़रूरत है। दर्शकों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ सवाल हो तो पूछिएगा, वो मैं चुनाव के बाद इन्हें फिर से कहीं पर भी पकड़ूंगा ज़रूर और आपके सारे सवाल पूछूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। सर आप भी अपील कर दें। हाँ, आपके दीवाने हैं कि वो मुझे सब्सक्राइब करें तो इसका भी मैंने बिल्कुल सोहित भाई बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब इन्हें सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोज़ शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छे लोग जो तंत्र के खिलाफ लड़ करके भी उसूलों पर चल रहे हैं, उनका सहयोग करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो बुरा है सिर्फ उसे बुरा मत कहिए, जो अच्छा है उसके साथ खड़े भी हो जाइए। खड़ा होना ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी है सच्चाई के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार।